हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकलन और मूल्यांकन से। तो स्टार्ट करते हैं। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए फर्स्ट है सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। बी सेकंड है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण होना चाहिए। थर्ड है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए। एंड फोर्थ है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना चाहिए। तो आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। आकलन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। ओके, वर्गीकरण करना, नामीकरण करना ये तो निगेटिव गलत है। प्रतिस्पर्धा करना भी निगेटिव है, गलत है। भय और तनाव करना भी गलत है। तो आकलन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। तो भय और तनाव जो है फ्रेंड ये निगेटिव है, ये गलत है, ये नहीं हो। सेकंड क्या है? असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करेंगे, ये भी गलत है। असुरक्षा और हीनता जो है ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। थर्ड है इसमें छात्रों के बीच तुलना करना, तुलना भी गलत है। ओके, फोर्थ क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? फर्स्ट है मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता हो सकता है। सेकंड है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। थर्ड है यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचान सकता। एंड फोर्थ है यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले जो है बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो मानकीकृत जो है वो गलत है। ओके, निगेटिव है, ये गलत है। और तर्क आर क्या है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। मतभेद जो है फ्रेंड ये भी निगेटिव है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों रॉन्ग है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ये 4 हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। तो ये भी करेक्ट है कि बस मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। ओके, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है। एंड आर जो है एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? तो मूल्यांकन को क्या चिन्हित करता है? तो फर्स्ट है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए, व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। तो डर तनाव ये क्या है? ये निगेटिव है, ये गलत है। ओके, सेकंड क्या है? मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होने चाहिए। यस, ये करेक्ट है। थर्ड है मूल्यांकन बच्चों की जानकारी के प्रत्यास्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्यास्मरण जो है ये भी निगेटिव है, ये गलत है। फोर्थ है फ्रेंड कि मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती है वह पर केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। तो केवल जो ये भी गलत है। तो रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को जो चिन्हित होता है वो यह होता है कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होने चाहिए। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो फर्स्ट है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। ओके, सेकंड है इसमें साल के शुरू व अंत मूल्यांकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन सतत व समग्र मूल्यांकन जो होता है वो साल के शुरू व अंत में होता है। तो ये भी गलत है। थर्ड है फ्रेंड्स कि सभी विद्यार्थी का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित व परीक्षा देकर करना। तो ये भी गलत है। फोर्थ है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो मानकीकृत परीक्षाएं जो ये भी गलत है। ओके, तो निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन जो होता है लागू करने का जो प्रभावी तरीका वो यह है कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना होगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट है स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। मानकीकृत
मूल्यांकित व परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, योगात्मक व मानक संदर्भित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न होना चाहिए। मूल्यांकन जो होना चाहिए स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। ओके, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट है इसमें बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, एंड सेकंड है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, थर्ड है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, एंड फोर्थ है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। ओके, तो जो है मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन जो है बच्चों में डर और सीखने के तनाव पैदा करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। ओके, बाकी बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए होता है, और शिक्षण अधिगम मनन करने और उसमें संशोधन करने के लिए भी होता है। फोर्थ है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए भी होता है। बट बच्चों में डर और सीखने का तनाव जो पैदा होता है ये निगेटिव है, ये गलत है, और क्वेश्चन जो है वो निगेटिव पूछा है। ओके, तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो केवल जो है फ्रेंड ये गलत है। ओके, गलत हो जाएगा। सेकंड है कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ओके, थर्ड क्या है कि बच्चों का मूल्यांकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। फोर्थ है आकलन को बच्चों के सीखने को निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ये करेक्ट है। बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये भी करेक्ट है। आकलन को बच्चों के सीखने को निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी करेक्ट है। बट मूल्यांकन केवल अंकों के रूप में जो है मात्रात्मक होना चाहिए, तो ये गलत है। ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? तो सतत और समग्र मूल्यांकन का प्रमुख अभिलक्षण कौन सा है? फर्स्ट है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है, तो पृथक्करण नामीकरण जो है ये गलत हो जाएगा। सेकंड है फ्रेंड की यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है, तो ये भी गलत है। थर्ड है फ्रेंड की अभिलक्षण पूछा है कि कौन सा अभिलक्षण यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, यह शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है, यस ये करेक्ट है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, ये भी करेक्ट है। बट यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है, तो ये गलत है। तो दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर थर्ड होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो यह है कि अधिगम के आकलन अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसमें शामिल क्या है? तो फर्स्ट है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। तो वर्गीकृत करना नामीकरण करना ये जो है ये निगेटिव है, ये गलत है। ओके, सेकंड है विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, तो ये जो है ये करेक्ट है कि उनकी चिंतन प्रक्रियाओं को समझना। थर्ड है बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना, ये भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा फ्रेंड इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर सेकंड होगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षकों को फिल इन दी ब्लैंक्स पाठचर्या और फिल इन दी ब्लैंक्स मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट है खंडित और मानकीकृत, और सेकंड है गैर संदर्भित और योगात्मक, थर्ड है लचीला और रचनात्मक, एंड फोर्थ है एक समान और मानक। तो शिक्षकों को जो है लचीला पाठचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, तो तुलना करना गलत होता है, ये गलत है। सेकंड क्या है फ्रेंड, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, तो चिंता और भय ये भी निगेटिव है, तो ये भी गलत है। थर्ड है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, एंड फोर्थ है तो ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। और फोर्थ है फ्रेंड्स मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे फर्स्ट योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, तो
तो ये गलत है, ओके, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो है वो समेटिव असेसमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि समेटिव असेसमेंट इनमें होता है। और सेकंड क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, यस, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, ओके। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, तो ये गलत है। केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज सेकंड हो जाएगा, उसमें रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन जो होता है और विद्यार्थियों के अधिगम का रूप जो है बन जाता है। तो किस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों के अधिगम का रूप बन जाता है। फर्स्ट है सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। सेकंड है सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन। थर्ड है विद्यार्थी द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। एंड फोर्थ है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन जो होता है विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है, ओके। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, रचनात्मक आकलन क्या होता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, सत्र के अंत में किया जाता है। सेकंड क्या है इसमें, केवल रचनात्मक आकलन मीन्स जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो सत्र के अंत में नहीं होता है, ओके। और थर्ड सेकंड क्या है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा क्या, तो केवल और मानकीकृत ये दोनों निगेटिव है, ये गलत, ये ऊपर वाला भी गलत है। थर्ड है समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह फर्स्ट है सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे। एंड सेकंड है फ्रेंड केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे। तो केवल जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि केवल निगेटिव है, ओके। थर्ड है चल रही गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, यस। एंड फोर्थ है सभी के लिए अर्ध वार्षिक परीक्षा अनिवार्य करे, तो ये गलत है, ओके, सभी के लिए नहीं। तो ये सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का जो उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को जो चाहिए होता है वो चल रही गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, ओके। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। तो फर्स्ट है संदर्भित होना चाहिए, सेकंड है मानकीकृत होना चाहिए, थर्ड है मानदंड संदर्भित होना चाहिए, एंड फोर्थ है अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन जो होना चाहिए वो संदर्भित होना चाहिए, ओके। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ओके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा और अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। फर्स्ट है इसमें छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। और सेकंड है फ्रेंड इसमें पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, ओके। थर्ड है इसमें कि पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। एंड फोर्थ है अनुभव और प्रयोग के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वो है पिछले अनुभवों को नए ज्ञान से जोड़ने में मदद करती है, ओके। पिछले अनुभवों से इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो यह होगा छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है अधिक सक्रिय बनाता है, ओके। राइट आंसर फर्स्ट है इसमें। और फिर है इसमें सेकंड है फ्रेंड इसमें कि पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में जो है मदद करता है। तो ये तो पॉजिटिव है, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, निगेटिव पूछा, क्या सत्य नहीं है। तो छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है, तो ये गलत है। तो यही करेक्ट है, ओके, क्योंकि शिक्षक को सक्रिय नहीं होता है, हमेशा छात्र सक्रिय होता है, ओके। तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित होता है, तो ये गलत है, ओके, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाहरी परिवेश से स्कूल के बाहरी परिवेश से जुड़ता है, ओके, ना कि बस किताबी ज्ञान को ही बढ़ावा देता है। तो पहला और तीसरा इसमें गलत है, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ जो हैं बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं। तो कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं। तो वो आलोचनात्मक सोच को विकसित किए जाने का क्या करती है, प्रस्ताव रखती हैं। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। तो फर्स्ट है शिक्षक केंद्रित, एंड सेकंड है अनुभवात्मक, थर्ड है व्यवहारवादी, एंड फोर्थ है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। तो वो अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, तो ये गलत है। केवल हिंदी भाषा का प्रयोग, ये भी गलत है। केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये भी गलत है। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी एग्जाम के लिए, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। तो कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देती है। फर्स्ट है वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। ओके, सेकंड है रटकर याद करना, थर्ड है अन्वेषण आधारित अधिगम, एंड फोर्थ है चर्चा आधारित अधिगम। तो थर्ड और फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो फर्स्ट है परीक्षा केंद्रित, सेकंड है अध्यापक केंद्रित, एंड थर्ड है अधिगम केंद्रित, एंड फोर्थ है बहिष्कार केंद्रित। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या करती है, प्रस्ताव रखती है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है। फर्स्ट बहुविषयकता शिक्षा पे जोर दिया है, सेकंड है कठोर पाठ्यक्रम पे जोर दिया है, थर्ड है योगात्मक आकलन पे जोर दिया है, फोर्थ है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पे जोर दिया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किस पर जोर दिया है। तो वो दिया है बहुविषयकता शिक्षा यानी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे यानी जोर दिया, यानी बहुविषयकता शिक्षा पे जोर दिया है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है, और कारण आ रहा है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक और धारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो इसमें दोनों सही है। ओके, और आर जो एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है। वो देती है अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है। ओके, डिजिटल अधिगम पे बल देती है, वैज्ञानिक अधिगम पे बल देती है, और करके सीखने पे बल देती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स में चारों करेक्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। तो आकलन के फर्स्ट है इसमें सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। ओके, तो ये गलत है, तनाव उत्पन्न और डर पैदा करना ये गलत है। सेकंड है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये भी करेक्ट है। ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। वो है मानकीकरण से लचीलापन, सेकंड है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, थर्ड है संरचना की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, एंड फोर्थ है बहुविषयकता से कठोरता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है प्रस्तावित बदलाव जो है इसमें वो है मानकीकरण से लचीलापन। ओके, मानकीकरण से लचीलापन यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषकता क्या है। वो बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। तो रुकावट ये गलत है। वो कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, बिल्कुल गलत है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, ये भी गलत। अनावश्यक जटिलता के रूप में देखेगी तो ये भी गलत है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है तो ये भी गलत है। तो बहुभाषकता शिक्षा जो है तो
पहला, तीसरा, चौथा तो निगेटिव एकदम है, लेकिन सेकंड थोड़ा करेक्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषात्मक शिक्षा को जो देखती है वो कक्षा में एक पूंजी के रूप में देखती है। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो फर्स्ट रटकर सीखना, तो ये गलत है। सेकंड है पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, ये भी गलत है। थर्ड है प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, ये भी गलत है। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या, ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या अर्थपूर्ण एवं उनकी क्षमता आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? तो नहीं करती, फर्स्ट है यह सीखना कि कैसे सीखना है। ओके, ये गलत है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी और 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, तो ये गलत है। मानकीकृत पाठचर्या शिक्षा शास्त्र का मूल्यांकन, तो ये करेक्ट है, क्योंकि नहीं पूछा है कि किसको प्रस्तावित नहीं करती है। तो ये जो है विषय वस्तु में बढ़ोतरी और मानकीकृत पाठचर्या, ये दोनों इसमें राइट होगा। तो राइट आंसर फर्स्ट है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पे, गैर संदर्भित विषय वस्तु पे, रटकर सीखने पे, परीक्षाओं के लिए एक सिखाने पे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है शिक्षा को जो बल देना चाहिए वो संकल्पनात्मक समझ पे बल देना चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का उदाहरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या है? तो ए परीक्षाओं पर केंद्रित हो, सेकंड है पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, थर्ड है संलग्न और संदर्भित हो, एंड फोर्थ है मानकीकृत व एकरूपी हो। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र जो है संलग्न और संदर्भित हो। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? 360 डिग्री जो है बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन को करती है, यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन करती है, थर्ड है विद्यार्थियों को पेपर पेन से परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, एंड फोर्थ है स्व आकलन और सम समूह आकलन का समावेश। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, स्व आकलन और सम समूह आकलन का समावेश। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 330 डिग्री जो बहुआयामी रिपोर्ट होता है में अध्यापक, सम समूह, अभिभावक और स्वयं भी अपनी परफॉर्मेंस को अंक देता है। ओके, तो करेक्ट आंसर स्व आकलन और सम समूह आकलन का समावेश होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को मूल्यांकन के लिए क्या करती है? मूल्यांकन के लिए जो है बच्चों के मूल्यांकन के समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? तो इसमें किसकी वकालत की गई है? फर्स्ट है इसमें शिक्षार्थियों के समग्र विकास की वकालत की गई है, अनुभवात्मक शिक्षा की वकालत की गई है, पाठ्यक्रम सामग्री की में कटौती की वकालत की गई है, बहुभाषावाद की वकालत की गई है। इसमें चारों करेक्ट है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है NEP में प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। सेकंड है NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, तो ये गलत है। ओके, थर्ड है कि NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा लिए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन, सम समूह आकलन को प्रोत्साहित करना, तो ये करेक्ट है।
फोर्थ है कि NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों की उन्नति पथ में उनके संज्ञानात्मक भावनात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो निगेटिव है फ्रेंड वो यह है कि NEP 2020 जो है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। ये गलत है। राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अब RPW एक्ट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून जो है हाल ही में पारित किया है? तो फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेकंड है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, थर्ड है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम एंड फोर्थ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदार अधिनियम। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम जो है वो 2016 में आया था, जबकि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो है 1995 में आया था। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? तो कौन है इसमें? ए है व्हील चेयर है, पहिया कुर्सी है, सेकंड है बड़ी मुद्रण वाली किताबें हैं, थर्ड है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर है, फोर्थ है स्पर्श सामग्री है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, व्हील चेयर और पहिया कुर्सी है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किसे बढ़ावा दिया गया है? तो फर्स्ट है इसमें दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, सेकंड है दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव, थर्ड है दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली एंड फोर्थ है जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा कि जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ओके, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांतों को पक्षपोषित करता है? तो फर्स्ट है पृथकीकरण को, सेकंड है नामीकरण को, थर्ड है समावेशन को एंड फोर्थ है एकीकरण को। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, समावेशन को जो है पक्षपोषित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? फर्स्ट है मानसिक मंदित, सेकंड है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, थर्ड है मानसिक विकलांग एंड फोर्थ है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें 4 हो जाएगा कि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का तरीका है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को जो है प्रतिपादित किया गया है? फर्स्ट विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। ओके, तो ये करेक्ट है। सेकंड है सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना ये गलत है। ओके, मानकीकृत जो है ये गलत है, पाठ्यक्रम भी गलत है, निगेटिव है, गलत है। थर्ड है पुस्तकें अन्य अधिगम और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना, यस करेक्ट है। फोर्थ है सूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? बाधक पूछा है, तो लचीला पाठ्यक्रम जो है वो तो बाधक नहीं है, समानुभूति पूर्ण अभिवृत्ति ये भी बाधक नहीं है, व्यापक मूल्यांकन भी बाधक नहीं, बट अगम्य आधारभूत संरचना जो है ये बाधक है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो फर्स्ट है इसमें गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान, सेकंड है पठन वैकल्प लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, थर्ड है स्वर्ण दोष ऑडियो टेप देना एंड फोर्थ है दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, गुणज वैकल्प जो है कैलकुलेटर का प्रावधान। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो फर्स्ट है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्म दिखाएं, तो ये गलत। और सेकंड है कि स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या, तो सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि सही युग्म जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, वह यह है कि स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी का दिनचर्या। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आरपीडब्ल्यू एक्ट के कुछ अधिकार और हकदारियां हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट हैं, समझ लेते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन व्यक्तियों को सभी के समान समता व सम्मान जो है मिले। ओके, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट मिले। और सेकंड है इसमें कि सरकार दिव्यांगों की क्षमता को उपयोग करने के लिए समुचित वातावरण प्रदान करे। थर्ड है इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता का भी अधिकार होगा। फोर्थ है किसी दिव्यांग बालकों को दिव्यांगता के आधार पर उसके अभिभावकों से अलग नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि सभी दिव्यांगों को कैद व राज्य में निर्वाचन अथवा वोटिंग का अधिकार होगा। एंड नेक्स्ट है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी वह प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थान जैसे विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करें। और इस उद्देश्य के लिए नेक्स्ट है फ्रेंड कि उद्देश्य के लिए नेक्स्ट है कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करना चाहिए दिव्यांगजन बच्चों को, और दूसरों के साथ समान रूप से खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए शिक्षा और समान अवसर भी इसमें प्रदान करना चाहिए। भवन देना चाहिए, परिसर देना चाहिए और विभिन्न सुविधाओं से सुलभ उन्हें बनाना चाहिए। ओके, और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करना चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंधे या बहरे दोनों ब्लाइंड एंड डीफ प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षा सबसे उपयुक्त भाषाओं और संचार के तरीकों और साधनों में प्रदान की जाती है उसमें। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि बच्चों को सीखने की विशिष्ट अक्षमता जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का जल्द से जल्द पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक विकलांग छात्र के संबंध में भागीदारी उपलब्धि स्तर और शिक्षा जो है पूरी करने के लिए संदर्भ में प्रगति की निगरानी करना चाहिए। विकलांग बच्चों को उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले विकलांग बच्चों के परिचारकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकता यानी स्पेशल नीड्स को अभी निश्चित करने और उसे परिमाण के संबंध में जहां तक उन्हें वह पूरा कर लिया गया है। स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना होगा, लेकिन पहले सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए पेशेवर और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और नेक्स्ट है इसमें कि स्कूल के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थान का समर्थन करने के लिए संसाधन केंद्रों की प्रमाण पत्र संख्या स्थापित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि विकलांग व्यक्तियों की दैनिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रेल और सांकेतिक भाषा सहित उपयुक्त मॉडल का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, विकलांग व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का उपयुक्त मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, 18 वर्ष तक की आयु के बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों को पुस्तकें शिक्षण सामग्री जो है निःशुल्क प्रदान करना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है कि विकलांग छात्रों को अतिरिक्त समय लेखक की सुविधा आदि जैसे कि जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली की उचित संशोधन जो है आवश्यक होता है देना। नेक्स्ट है कि वयस्क शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, सुरक्षा देना और सुनिश्चित करना तथा अन्य लोगों के साथ समान रूप से शिक्षा कार्यक्रम जारी रखना। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि सरकार को विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी भी विकलांगता वाले व्यक्ति के साथ रोजगार में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड कि सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्र में मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करनी चाहिए। सरकार को अपने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजना बनानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेशल कुछ इसमें है, कुछ इंपॉर्टेंट और है फ्रेंड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन में दे देगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। ओके, मतलब फर्स्ट है कि 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के बेंचमार्क विकलांग वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना।
और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु से में 5 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि कृषि भूमि आवंटन एवं रियासती दर पर भूमि आवंटन एवं संपत्ति वितरण में 5% आरक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कपटपूर्ण तरीके से दिव्यांगों के लिए असाइद किसी फायदे को लेता है या लेने का प्रयत्न करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण जो होता है, आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, जिसमें से 1% विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, जैसे कि ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल्स डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड मेंटल इलनेस। ओके, और ऑटिज्म बहुबौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी। ओके, मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुविकलांगता, इनके लिए जो है आरक्षण जो है बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, जिसमें से 1% विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। थैंक यू।